हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी एफिशिएंट मोटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या होता है। आज हम देखेंगे पावर फैक्टर एंड मोटर एफिशिएंसी विद लोड वेरिएशन, व्हाट डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक आर इम्पॉर्टेंट, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिक मोटर। पावर फैक्टर एंड मोटर एफिशिएंसी विद लोड वेरिएशन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर एग्जैक्टली होती क्या है। हम लोग जो भी मोटर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मोटर। हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर और स्टैंडर्ड मोटर के बीच में ग्राफ हमारा कैसा आता है विद मोटर रेटिंग और एफिशिएंसी के बीच में। जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती क्या है। तो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट मोटर, हम लोगों ने लॉसेस कौन कौन से पढ़े, जितने टाइप के हमने लॉसेस पढ़े, जो भी ड्रॉबैक होते हैं हमारे मोटर में जिससे भी हमारी मोटर को करंट ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है, दैट मीन्स ओवरऑल अगर उस मोटर को यूज़ करने से हमें लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ आपका मोटर मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या फिर एनर्जी कंजप्शन से रिलेटेड, दैट मीन्स वो मोटर हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर नहीं है। तो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती क्या है? एनर्जी एफिशिएंट मोटर कंज्यूम लेस एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी एफिशिएंट मोटर जो है वो आपकी एनर्जी कम यूज़ करेगी। उसको मैन्युफैक्चर ही उस हिसाब से किया जाता है कि वो जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम यूज़ करे। अब उस कंजप्शन के लिए उस मोटर में, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मोटर होती हैं बेसिक उनके पार्ट कौन से होते हैं, तो अब सबको पता है कि बेसिक पार्ट उसमें स्टेटर और रोटर होगा। उन्हीं का आपस का जो कॉम्बिनेशन है उसी में हमें चेंजेस करके या उनकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जो हमने तार लगा रखे हैं उन तारों के मटेरियल को चेंज करके इन्हीं सारी चीज़ों से हम लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर कम एनर्जी कैसे आपका एनर्जी कम कैसे लेगा, दैट मीन्स इसमें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ कर लें। नेक्स्ट आपका क्या है? लॉन्गर कोर अगर हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स टू इंक्रीज एक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट आपका क्या है कि थिनर वायर, अगर हम थिनर वायर यूज़ करेंगे तो उससे आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सॉरी, थिकर वायर अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एंड थिनर लेमिनेशन, लेमिनेशन को हम क्या करें, क्योंकि आपके मोटर में ही हमने ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस भी पढ़े थे, ठीक है। तो हम अगर थिनर वायर यूज़ करेंगे, सॉरी लेमिनेशन यूज़ करेंगे तो उससे आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? स्टेटर और रोटर के बीच में हमें जो गैप रखना है, स्टेटर और रोटर के बीच का गैप को ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में एयर गैप बोलते हैं, उसको हमें क्या करना है? मिनिमम रखना है। बार जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स जो कंडक्टिंग मटेरियल, दैट मीन्स जो कंडक्टर आपके रोटर में फिल हैं उसको एल्युमिनियम की जगह, भाई इलेक्ट्रिसिटी तब भी जनरेट होगी जब हम उन कंडक्टर को किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ कर लेंगे, मे बी आयरन, एल्युमिनियम या जितने भी टाइप के आपके कंडक्टिंग मटेरियल हैं। बट अगर हम एल्युमिनियम बार के प्लेस पे कॉपर कंडक्टर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फ़ैन जो है उनको हम छोटे लगाएं। आपका कई बार हमने पढ़ा है ब्रशलेस मोटर, मैंने क्लासिफिकेशन में भी दिखाया था, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होता है। तो जितना हम जो भी चीज़ें एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं उसको मिनिमाइज़ कर पाते हैं और जो आपके मोटर में वाइब्रेशन होते हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर पाते हैं। जो भी आपकी हीटिंग प्रॉपर्टी कहीं से भी आ रही हो थ्रू द वायर या उसके वर्किंग ऑपरेशन से, उसको हम कम कर पाते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के हमारा जो मशीन बनती है वही आपकी क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है। एनर्जी एफिशिएंट नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वो आपकी क्या करे? मिनिमम एनर्जी को यूज़ करे, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करे। तो हमें क्या क्या करना है? हमें अपने कंडक्टिंग मटेरियल पे
ध्यान रखना है जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं एयर गैप कम होना चाहिए, आपका थिकर वायर यूज़ होना चाहिए, थिनर लैमिनेशन होना चाहिए, तो और लॉसेस जो हैं ओवरऑल वो सारे आपके कम होने चाहिए। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी मोटर की रेटेड स्पीड है, हमें मोटर को बहुत मिनिमम स्पीड पे उसकी रेटेड स्पीड से 50% कम स्पीड पे नहीं ऑपरेट करना है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हम उस मोटर को अंडर लोड नहीं दे सकते हैं। अंडर लोड का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई एक मशीन है, हमें उस मशीन से कुछ भी ऑपरेशन ऑपरेट कराना है, उस मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा लोड लेने की है, हम क्या कर रहे हैं उसको हाफ से भी कम लोड दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी मोटर होगी उसकी इफ़िशेंसी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। वही चीज़ हमें इस ग्राफ में दिखाया गया है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट इलेक्ट्रिक मोटर आर डिज़ाइन टू रन एट 50% टू 100% ऑफ रेटेड लोड। इसका ये मतलब है कि जितना रेटेड लोड, अब रेटेड लोड कहाँ होगा, वो ऑलरेडी आपकी मोटर में जो नेम प्लेट लगी होगी, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर रखा होगा, वो उसके ऊपर दिया हुआ होगा। हमें बस क्या करना है, जितना रेटेड लोड है हमें 50%, मतलब ऐसा नहीं है कि हम 30% और 20% मिनिमम पे चला दें। दैट मीन्स 50%, जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज़ करेंगे, जितना उसकी कैपेसिटी होगी वहाँ तक चलाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बेटर होगी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि 10 हॉर्स पावर की कोई मोटर है, उसके लिए जो एक्सेप्टेबल लोड रेंज है वो 5 to 10 है, ठीक है। अगर इसको पीक एफिशिएंसी, मतलब इस 100 हॉर्स पावर की मोटर की जो पीक एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, उस पे अगर चलाना है तो वो क्या होगी, वो 7.5 या 8 पे अगर हम ऑपरेट करा रहे होंगे उसको, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो मोटर होगा वो आपका अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अब इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर है, नीचे हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस दे रखे हैं। हम कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें उस प्रैक्टिकल में ये देखना होता है कि हम एनालिसिस किस चीज़ की कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोई एक मोटर ली है और मोटर का जितना भी आपका रेटेड लोड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है परसेंट फुल लोड, 0%, 20%, मतलब जो रेटेड लोड है कितने परसेंट पे हम मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने अभी क्या क्या बताया कि उसको 50 to 100% पे अच्छी इफ़िशेंसी आपको मिलेगी। तो हमने एक्स एक्सेस पे क्या ले रखा है, आपका लोड लिया हुआ है, परसेंटेज लोड लिया है, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, इफ़िशेंसी ले रखी है। और उसके बाद हम ये जो ग्राफ है ये हम किस सिचुएशन में बना रहे हैं, जो आपकी सबसे डार्क लाइन है ये वाली मिनिमम, ये क्या है, ये आपका 0 to 1 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये जो लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइन विजिबल नहीं है, ये जस्ट एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाए कि इफ़िशेंसी और रेटेड लोड दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनता है जब हम उसके रेटेड वैल्यू से कम या मैक्सिमम पे ऑपरेट करते हैं उस सिचुएशन में। तो ये हमने 0 से 1 हॉर्स पावर तक की मोटर ले रखी है, जिसका ये वाला ग्राफ है। अलग अलग आपकी लाइनें हैं और हर लाइन का आपका अलग अलग ग्राफ है, पर अगर आइडेंटिकली आप इसको चेक करो तो लगभग ग्राफ एक ही मैनर में ऑपरेट कर रहा है। ये 10 हॉर्स पावर, 30 to 60 हॉर्स पावर, 1.5 to 5 हॉर्स पावर, 15 to 25, 75 to 100, इतने की हमने रेंज ले रखी है। मैं सबसे लास्ट वाली रेंज लेती हूँ, मतलब 75 to 100 हॉर्स पावर। वो कौन सी रेंज है, ये वाली आपकी सबसे लास्ट रेंज है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि जब हम इसको 20% पे ऑपरेट करा रहे थे, तो उस टाइम में 20% पे अगर आप चेक करोगे, 20% से और कम में 15 पे करा रहे थे, तो लगभग एफिशिएंसी आपकी 40% थी, आपकी फुल लोड एफिशिएंसी 40% थी। जैसे जैसे आपने क्या किया, लोड को बढ़ा दिया, कब आपने कितने पे कर दिया, 60% पे कर दिया, तो उस टाइम पे सिचुएशन आपकी क्या है, एफिशिएंसी आपको अप्रॉक्स 90 to 95% हमें मिलनी स्टार्ट हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो भी मशीन है उसको हम
50% अबव 50 to 100 के बीच में हम उसको ऑपरेट करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे आपके लिए भी होंगे, क्योंकि अगर आप लार्ज साइज़ की कोई मशीन यूज़ कर रहे हो अपने काम को कराने के लिए, तो आपका वर्क लोड भी उतना होना चाहिए। दैट मीन्स अगर वर्क लोड कम है तो आप अपने मशीन की साइज़ भी क्या करो, कम कर दो। हाँ, नेक्स्ट डायग्राम आपका क्या है? नेक्स्ट डायग्राम आपको शो कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका किसके किसके बीच में बना हुआ है। जैसे प्रीवियस डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, वो फुल लोड आपके परसेंटेज और साथ में इफ़िशिएंसी के बीच में बना था। यहाँ पे हम किसके किसके बीच में बना रहे हैं? पावर फैक्टर और फुल लोड के बीच में ग्राफ हम बना रहे हैं। तो जैसी सेम सिचुएशन हमारी इफ़िशिएंसी के साथ आई थी, वही चीज़ पावर फैक्टर के साथ आ रही है। मतलब कि अगर आप मिनिमम स्पीड पे या मिनिमम लोड पे मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, उसकी रेटेड जो लोड है वो 100% है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बिलो 50 ऑपरेट करा रहे हैं, तो बिलो 50 में क्या होगा, पावर फैक्टर आपका वीक आएगा। और जब हम लोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका पावर फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, इम्प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि पावर फैक्टर आप अगर बिलो लोड पे चला रहे हो तो पावर फैक्टर भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक आर इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर हम किसी भी मशीन को मैन्युफैक्चरर अगर बना रहा है तो कौन कौन से पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें मोटर की साइज़ को देखना है कि आपकी मोटर किस तरीके की हमने ले रखी है। मोटर शुड बी साइज टू ऑपरेट विद द लोड फैक्टर between 65 to 100. The common practice of oversizing result is less efficient motor. That means कि आपका मोटर की साइज़ आपकी कैसी होनी चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आपका रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपकी मोटर की साइज़ होनी चाहिए। मतलब द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ ओवर साइजिंग रिजल्ट इज़ लेस एफिशिएंट। अगर आप का ऑपरेशन मिनिमम साइज़ मोटर की रिक्वायरमेंट रखता है तो आप मैन्युफैक्चरर को भी ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमने जो मोटर बनाया है वो कितने लोड के लिए बनाया है। भाई लोड तो वही डिसाइड करके देता है, हम लोग तो सिर्फ अपने जिस हिसाब का हमारा यूज़ होता है हम उस हिसाब की मोटर परचेज़ करके ले आते हैं। अगर सिंपल आप अपने घर के किसी ऑपरेशन के लिए सिंपल कूलर या कोई भी है, मतलब जस्ट वो तो पंप में आपका आ गया, पर अगर मोटर घर के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जैसा आपका लोड होगा, जिस भी काम के लिए आप उस मोटर को लेकर के आ रहे हो, तो अगर आपको 1 हॉर्स पावर की कैपेसिटी की मोटर से आपका काम चल जा रहा है तो आप 2 हॉर्स पावर या 5 हॉर्स पावर की मोटर क्यों लेकर के आओगे। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर इज स्लाइटली हायर देन द एवरेज स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड efficiency motor for any given size. Higher speed motor are normally more efficient. सेम चीज़ वही है जैसा मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया, जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर होती है, फिर जो स्टैंडर्ड मोटर होती है उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, एनर्जी एफिशिएंट मोटर के कंपैरिजन में। अगर उसकी स्पीड कम है दैट मीन्स उसमें लॉसेस जो हैं स्टैंडर्ड मोटर में वो आपके ज़्यादा हो रहे होंगे किसके कंपैरिजन में, एनर्जी एफिशिएंट मोटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपका क्या है, इनरश करंट। अब इनरश करंट आपकी क्या होती है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर फीचर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड thus exhibit higher inrush current than standard मोटर। जब भी हम मोटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम में एक सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होती है जो बहुत मिनिमम टाइम के लिए रहती है। अगर हम कोई भी मोटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें उस मोटर के साथ में कोई ना कोई प्रोटेक्टिंग
डिवाइस उसमें हमें लगा करके देनी होगी कि अगर कोई एक्स्ट्रा करंट या कोई भी सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होती है तो आपकी जो मोटर है वो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाए। तो हमारे पास एक थर्मल प्रोटेक्शन होता है और एक होता है मैग्नेटिक सर्किट प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है कि जिस भी पाथ में वो लगा है, अगर वो पाथ पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर्टिकुलर पैरामीटर से ज़्यादा हीट हुआ, तब वो थर्मल आपका जो प्रोटेक्शन होगा वो सिस्टम को कट आउट करेगा और आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। पर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम लग रहा है दैट मीन्स आपकी मोटर भी ख़राब हो सकती है। तो जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती हैं उसमें आपका क्या होता है कि मैग्नेटिक सर्किट प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट प्रोटेक्शन आपका बहुत सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी मोटर ज़रा सी भी डेंजर सिचुएशन में आई, वो तुरंत क्या होगा, कट आउट हो जाएगा और आपकी मोटर सेफ रहेगी और ओवरऑल जो मोटर के साथ में सर्किट कनेक्टेड है वो आपका सेफ रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एनर्जी इफिशिएंट मोटर। सेम अभी मैंने पहले भी बताया कि एनर्जी इफिशिएंट मोटर क्या है। मोटर इफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर आउटपुट। बेसिकली इफिशिएंसी किसी भी चीज़ की आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। अब इफिशिएंट इनटू 100 अगर परसेंटेज में आपको निकालना है तो एनर्जी इफिशिएंट मोटर के लिए परफॉर्मेंस बेसिस पे ही हम अगर इफिशिएंसी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तभी हम बोल रहे हैं कि ये वाली मोटर आपकी एनर्जी इफिशिएंट मोटर है। दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी इफिशिएंट मोटर होगी उसकी इफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम होगी किससे, स्टैंडर्ड मोटर से। और बाकी वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखनी है कि आपके लॉसेस कम होने चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम लॉसेस को कम कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मोटर शुड बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन से सिचुएशन में एनर्जी एफिशिएंट मोटर को हम इंस्टॉल करते हैं। फॉर न्यू इंस्टॉलेशन, कभी भी अगर आपको आपका पुराना मोटर पहले से जो लगा हुआ है आपको उसको रिप्लेस करना है तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम उसको एनर्जी एफिशिएंट मोटर से ही रिप्लेस करें। कोई भी न्यू इंस्टॉलेशन जब भी हम करते हैं तो आपका एनर्जी एफिशिएंट मोटर हमें यूज़ करना है। व्हेन परचेजिंग इक्विपमेंट पैकेज सच एज कंप्रेसर, HVAC सिस्टम एंड पम्प। जब भी आप कोई नया इस तरीके का इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं तब आपको ये देखना ज़रूरी है, कंसिडर करना ज़रूरी है कि जो भी सिस्टम है आपका वो एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं, मतलब उसमें लॉसेस कितने हो रहे हैं। अगर अभी प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, जब भी हम AC परचेज़ करते हैं तो हम 3 स्टार या 5 स्टार देख करके AC परचेज़ करते हैं। इट मीन्स 5 स्टार जो आपका AC होगा वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। Then major modification are made to facilitate और processes। सेम चीज़ है कि कभी आप अगर मेजर मॉडिफिकेशन करते हो तब उस कंडीशन में भी आपको ये देखना है कि जो भी इक्विपमेंट आप ले रहे हो एनर्जी इफिशिएंट है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ रीवाइंडिंग ओल्डर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी यूनिट, जब भी आप कोई भी अगर पुराना आपका ओल्डर मोटर है वो ख़राब हो गया है तो हम कई बार वाइंडिंग अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि हम उसको रीवाइंड करा लें, पर रीवाइंड भी कराने से बेटर है कि हम वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट मोटर यूज़ करें। मतलब अगर रीवाइंडिंग भी करा रहे हैं तो कई बार वो भी हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं कराते हैं। टू रिप्लेस ओवर साइज और अंडर लोडेड मोटर, आप ओवर साइज़ और अंडर लोडेड मोटर, इसका क्या मतलब है कि जितना हमारे पास हमारे घर का लोड है, जो भी हम ऑपरेट करवा रहे हैं जिस भी सिस्टम को, अगर उसको उतने साइज़ की मोटर की ज़रूरत नहीं है तो हमको रिप्लेस करके वहाँ पे हम जैसा जितने साइज़ की मोटर, साइज़ इन द सेंस कि अगर हमें 1 हॉर्स पावर की मोटर की ज़रूरत है और हम वहाँ पे 3
हॉर्स पावर की मोटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे 1 हॉर्स पावर की मोटर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 3 हॉर्स पावर ऑलरेडी आपका अंडर लोड पे ऑपरेट हो रहा होगा और आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। एज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो आपका एनर्जी एफिशिएंट मोटर है वो खुद में लॉसेस हम उसको कम रखते हैं, तो लॉसेस कम रखते हैं दैट मीन्स कि वो एक तरीके का आपका एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम है, वो आपका क्या कर रहा है, एनर्जी को कम यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाईएस्ट एफिशिएंसी। जो भी एनर्जी एफिशिएंट मोटर होगा हम लगाएंगे उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर इफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपकी कम आएगी। डिमांड चार्जेस वो आपके कम होंगे। लेस स्टार्टिंग थर्मल स्ट्रेस, मोटर को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में आपका हाई करंट होती है, तो हाई करंट की वजह से वहाँ पे हाई करंट है दैट मीन्स कुछ ना कुछ थर्मल स्ट्रेस वहाँ हो रहा है और उसकी वजह से एनर्जी कंज्यूम हो रही है या एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो अगर हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी बचेगी। ये ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देखा था कि मोटर रेटिंग और इफ़िशिएंसी के बीच में आपका कैसा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेटिंग में जो आपका हायर एफिशिएंसी मोटर दैट मीन्स जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मोटर। ठीक है, अब ये आपके क्या है, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिकल मोटर। कौन कौन से ऐसे प्लान हैं या कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में। तो फर्स्ट है आपका मोटर मैनेजमेंट प्लान। अब इसमें क्या करते हैं, दिस इज़ एन एसेंशियल प्लांट ऑफ एनर्जी सेविंग मोटर। द प्लानिंग ऑफ मोटर मैनेजमेंट कंटेन लाइक पार्ट ऑफ मोटर सर्वे एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम। अब इसका क्या मतलब है कि मोटर मैनेजमेंट आपको ये देखना है कि कब मोटर को रिपेयर की ज़रूरत है। ट्रैकिंग प्रोग्राम दैट मीन्स हमें ये चीज़ एनालिसिस करनी होगी कि स्टार्टिंग में हमने इंस्टॉल किया, 1 साल तक आपका प्रॉपर चल रहा है, नेक्स्ट ईयर तक आपका प्रॉपर चल रहा है, उसके बाद हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मोटर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है और वो हमारे घर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा हो। तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी मशीन अगर आप घर में लगाते हो तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लाइक एसी आप घर में लगाते हो, उसको आप सर्विसिंग कराते रहते हो, तो सिंपल सा वही है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। द पर्पज़ ऑफ मोटर मेंटेनेंस आर टू प्रोलॉन्ग मोटर लाइफ। अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करा रहे होगे तो उससे मोटर की लाइफ ज़्यादा होगी। साथ में जो टेम्परेचर है, क्योंकि किसी भी मशीन के ऊपर अगर आप मशीन को नॉर्मल ऐसे ही रख दो, उसके ऊपर आपका जंग लग रहा है, अगर जंग लगेगा तो उसकी वजह से थर्मल हीटिंग होगी, थर्मल हीटिंग टेम्परेचर राइज होगा, वो मोटर आपकी ज़्यादा एनर्जी लेगी। साथ में वाइंडिंग जलने का आपका खतरा रहेगा। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हम मोटर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वायर को आपको चेक करना है कि वायर प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या कहीं लूज़ वायर तो नहीं है। तो ये सारे पार्ट आपके मेंटेनेंस में आते हैं जो हमें प्रॉपर करना होता है। लाइक आपके घर में सिंपल सी बैटरी भी रखी होती है तो उस बैटरी को भी हमें चेक करना होता है कि बैटरी में कहीं कार्बन तो नहीं जम रहा है, पानी कम है कि नहीं। तो किसी भी मशीन को अगर घर में यूज़ आप कर रहे हो तो आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यूजिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट मोटर यूज़ कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी में ये भी आता है कि आप नॉर्मल मोटर की बजाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर यूज़ करो जिससे लॉसेस कम हो और आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आए। मतलब एनर्जी को हमें किसी भी तरीके से लॉस नहीं करना है। प्रॉपर मोटर साइजिंग,
सेम जो मैंने बताया कि आपको ओवर साइज मोटर को अवॉइड करना है और जितना आपका परफॉर्मेंस जिस भी काम को आपको करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप मोटर वहाँ पे इंस्टॉल करोगे एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ओवर साइज मोटर अगर लगाओगे तो वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा होगा। यूजिंग ASD डिवाइस मतलब एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दैट मीन्स बेटर मैच स्पीड टू लोड रिक्वायरमेंट। जितना आपको लोड रिक्वायरमेंट है, जितनी स्पीड की आपको ज़रूरत है, आप उस हिसाब से अपने ड्राइव दैट मीन्स आपकी मोटर ही हुई। जब थोड़ा सा वो स्मार्ट मशीन बन जाती है तो हम उसको ड्राइव बोलने लगते हैं। स्मार्ट मशीन दैट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिसिटी से उस मोटर को एक कंट्रोल्ड वे में ऑपरेट करा रहे हैं, तो उसको हम ड्राइव बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि सेम चीज़, अगर जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने स्पीड, लाइक अगर आप फ़ैन ही कंसिडर करो तो फ़ैन आपको अगर कम स्पीड की ज़रूरत है, कम हवा खानी है, तो आप फ़ैन को आराम से धीमा कर लेते हो। अगर सपोज़ कि फ़ैन में कम या तेज़ करने का आपका ऑप्शन ही नहीं होता, एक ही स्पीड में चलता, दैट मीन्स हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम एक जगह फ़ैन चलाते हो, किसी और कोने में जाके बैठ जाते कि भाई ठंड लग रही है, इस फ़ैन के नीचे हमें नहीं बैठना है। एनर्जी तो आपकी उतनी ही लॉस हो रही होगी। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हमें जो एनर्जी है वो यूज़ करनी है। नेक्स्ट आपका क्या है, पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन बड़ा ही मेन पॉइंट है। पावर फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पावर फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड अपरेंट रियल पावर टू अपरेंट पावर। अब पावर फैक्टर करता क्या है, हाई अगर बहुत ज़्यादा आप पावर फैक्टर यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है वो भी आपकी ज़्यादा जाएगी। और लो पावर फैक्टर यूज़ कर रहे हो तो उससे भी आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारा लॉस ही होगा, चाहे हम लो पावर फैक्टर यूज़ करें चाहे बहुत ज़्यादा हाई पावर फैक्टर यूज़ करें। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिससे हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली पावर फैक्टर आपका आया कहाँ से, अगर एसी सप्लाई आप चला रहे हो तो एसी सप्लाई की कंडीशन में जो पावर फैक्टर है, इंडक्टिव लोड अगर लगा हुआ है तब पावर फैक्टर की कंडीशन आपकी आएगी। और हमने किसी तरीके से अगर उसमें कैपेसिटर लगा करके उस इंडक्टिव जो फिनोमेना जनरेट हो रहा है उसको हमने रिड्यूस कर दिया, या और भी कई तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मिनिमाइज वोल्टेज अनबैलेंस। ठीक है, वोल्टेज आपका पर्टिकुलर फेज में है कि नहीं, वोल्टेज अनबैलेंस में भी कॉज बाई फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ पावर फैक्टर। कई बार हम बोलते हैं कि सेम फेज में वैल्यू नहीं आ रही है या फेज डिफरेंस आ रहा है, तो उससे भी क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। कंट्रोल ऑफ द मोटर की कंट्रोलिंग, दैट मीन्स दो मेथड है हमारे पास, दैट मीन्स स्टार्टिंग या कंट्रोलिंग हम बोल सकते हैं। शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द सिस्टम, मतलब लेवल एनालिसिस। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम वेरिएबल ड्राइव लेते हैं तो हम मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसकी कंट्रोलिंग कई तरीके से हम देखेंगे, स्पीड हो सकती है, ओवरऑल एफिशिएंसी हो सकती है, कॉस्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेन चीज़ जो कंट्रोलिंग है वो हम मोटर की स्टार्टिंग से कंसिडर करते हैं, और साथ में कि अगर कोई भी फॉल्टी कंडीशन आ रही है तो वो खुद से आपका शट डाउन कर ले।
प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर मॉनिटरिंग मोटर की कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन सारे जो मेथड हैं इनसे क्या होगा, एनर्जी सेव होगी। ठीक है, ये आपके ऑलरेडी ये दोनों बुकें जो मैं नोट्स आपको शेयर करती हूँ, कुछ पार्ट इनका है अकॉर्डिंग टू इंडिया, इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही हमारा ऑल ओवर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो इस गाइडलाइन के हिसाब से ही चलता है। नेक्स्ट लेक्चर आपके पंप का है, मतलब ये सारे पॉइंट्स उसमें भी कंसिडर होंगे जो अभी तक हम लोगों ने मोटर पढ़ा, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम पढ़ा। मेन पर्पस हमारा यही है कि हम जितने भी तरीके की मशीन पढ़ रहे हैं, वो चाहे हम मोटर पढ़ें, पंप पढ़ें, क्योंकि पंप भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, मे बी वो सेंट्रीफ्यूगल हो या फिर समरसिबल पंप हो या और भी हम मशीनें हैं, तो उनको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हम कंज्यूम करें और आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिले। थैंक यू।